नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 12th क्लास एग्रीकल्चर के आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम सिंचाई जल की जो मात्रा है कितनी हमको देनी चाहिए, कितनी मात्रा में हम सिंचाई करें, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ हम सिंचाई की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम चौकेबार, द्रोणी विधि और बॉर्डर पट्टी विधि, बौछारी विधि, कूड़ विधि, फव्वारा विधि और बूंद बूंद सिंचाई विधि। तो इन सिंचाई की जो विधियां हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो सिंचाई जल है उस सिंचाई जल को किस प्रकार से हम वितरित करें कि जो भी फसल हमारी जो खेत के अंदर बोई गई है उसको सही समय पर उचित मात्रा में जल प्रदान हो सके, ताकि पादप अपनी स्वाभाविक वृद्धि और विकास कर सके। तो हम यहाँ पर इसी बात को लेकर के चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर कि सिंचाई जल की मात्रा। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी पादप हो, जब तक कि उस पादप को उसके जड़ क्षेत्र के अंतर्गत जो भी पानी उसको मिलना है वो सिंचाई जल उसको प्राप्त हो सके, जो मृदा के कणों के बीच में पाई जाने वाली छोटी छोटी केशिकाएं, छोटी छोटी नालियां जो निर्मित हो जाती हैं, उन नालियों के अंदर उन केशिकाओं में उपस्थित जो जल है, केशिका जल, उसी का पादप उपयोग करता है। तो ये जल प्रदान करने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, निकास कैसे करना है जल का, और सिंचाई कैसे करनी है, और हमें कितनी मात्रा में जल प्रदान करें तो पादप जो है अपना जीवन चक्र पूरा कर सके। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी पादप बिना पोषण के अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। अगर उसको धूप चाहिए तो वो चाहिए, उसको प्रकाश संश्लेषण करने के लिए उसको उचित मात्रा में धूप चाहिए और उचित मात्रा में उसको जल चाहिए, और उचित दूरी पर पादप को जब उगाया जाता है तो एक पादप दूसरे पादप के बीच में, पादप से पौधे के बीच की दूरी और कतार से कतार के बीच की दूरी को भी सुनिश्चित करते हैं। और ऐसी विधियों को हम काम में लेते हैं जिसके द्वारा पादप की सहज स्वाभाविक वृद्धि और विकास होता रहता है, और पादप जो है मृदा से ही उन पोषक तत्वों को प्राप्त करता है, और उसी के द्वारा उस पादप के अंदर जो भी जैविक रासायनिक क्रियाएं वो संचालित होती हैं। प्रकाश संश्लेषण पादपों के अंदर होता है, और हरे पादप जितने भी हैं, जो भी हरे पादप है, हरे पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो दिन के समय पाई जाती है। और दिन के समय वे क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं पत्तियों के अंदर पाए जाने वाले रंध्रों के सहायता से, और मृदा से जो है वो पानी और पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, और ये जाइलम की सहायता से पत्तियों में पहुंच जाता है। और वहां पर पादप क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं इन पदार्थों का। CO2 और जल जो है मिल करके जो है वो कार्बनिक भोज्य पदार्थ के रूप में स्टार्च या ग्लूकोज को बनाता है। और जिस तरह से ये प्रकार संश्लेषण की जो प्रक्रिया संचालित होती है उसके अंतर्गत पादप को खनिज पोषक तत्व चाहिए, और जो कि बिना सिंचाई जल के मिल नहीं सकते हैं। जब हम सिंचाई करते हैं तो ये पोषक तत्व जो हैं वो आयनित अवस्था में जल के अंदर घुलित हो अवस्था में आ जाते हैं, और जल जो है वो इनको अपने अंदर समाहित करके रखता है। जब जड़ें इन पदार्थों का उद्ग्रहण करती है, इन तत्वों का उद्ग्रहण करती है, तो जल की सहायता से करती है। इसलिए हमें उचित समय पर उचित सिंचाई जल की मात्रा का हमको ध्यान रखना पड़ता है। और ये सिंचाई जल की मात्रा जो है वो जल मांग पर निर्भर करती है। तो कोई भी पादप है तो उसकी एक जल मांग होती है, वाटर डिमांड जिसे हम कहते हैं। और ये जल मांग जो है वो पादपों के अंदर पाई जाने वाली एक आवश्यक बुराई वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो इसके अंदर पाई जाती है, साथ ही साथ इस मृदा के अंदर जो पानी है उसका वाष्पीकरण होता है, और उसके साथ साथ जो है पादप के अंदर अन्य जो जैविक क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के अंदर भी जल
की खपत होती है उस खपत को ध्यान में रखते हुए, यानी वाष्पोत्सर्जन के अंदर जल की खपत, वाष्पीकरण के द्वारा जल की जो खपत है, अन्य जैविक क्रियाओं के द्वारा जो जल की खपत है, उन सभी को सम्मिलित रूप से अगर अपन देखें तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि ये सारी क्रियाएं जो हैं वो जल मांग को निर्धारित करती है। किसी भी पादप के लिए जल मांग के अनुसार ही जब जल दिया जाता है तब वो पादप जो है वो अपने जीवन चक्र को पूरा करता है, उसको पोषण मिलता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, अन्य जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं और इस प्रकार से हम सिंचाई जल की जो मात्रा वो निर्धारित करते हैं। ये सिंचाई जल की जो मात्रा है वो जलवायु, विभिन्न प्रकार की जो जलवायु है और वहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की फसलों के अनुसार, यानी कि फसल की किस्म कैसी है, जलवायु कैसा है, किस मौसम में बोई जाने वाली है, रबी, खरीफ या जायद में, और उसकी कौन सी फैमिली है, कौन से कुल का वो पादप है, पानी को कम चाहने वाली फसल है या ज़्यादा चाहने वाली फसल है, और ऐसे में हम जल की मात्रा को निर्धारित करते हैं कि हमें कितनी बार पानी देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम गेहूं की फसल की अगर अपन बात करें, है ना, और सिंचाई जल की मात्रा को अगर अपन देखें तो ऐसी कहावत है, 60 होवे 60वें दिन, 60 होवे 60वें दिन जब पानी पाए पिलाए 8वें दिन, यानी कि 60 दिन, यानी कि 2 माह का जो समय होता है वो फसल के परिपक्व होने के लिए होता है। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जब 60 दिन की जो फसल है वो परिपक्व हो जाती है और उस परिपक्व फसल के लिए हमें 8वें दिन पानी देना पड़ता है। यानी कि हम अगर गेहूं की फसल के अंदर हम बात करें तो उसके अंदर क्रांतिक अवस्थाएं होती है, उनको भी ध्यान में रखना होता है, उसके आधार पर हमको सिंचाई जल की मात्रा निर्धारित करनी पड़ती है। और जब हम पौधों की स्थिति को, बाह्य स्थिति को देख करके हम बात करें, पौधों के आधार पर, मृदा में नमी के आधार पर, क्रांतिक अवस्थाओं को देख करके हम जल की मात्रा को सुनिश्चित करते हैं कि ताकि कोई भी पादप जो है वो जल के अभाव में अपना जीवन चक्र पूरा ना कर पाए, ऐसा ना हो कि वो जीवन चक्र पूरा ना कर पाए। इसलिए हम क्या करते हैं, सिंचाई जल की मात्रा को पहले से निर्धारित करके रखते हैं। और गेहूं के अंदर पहली सिंचाई 8वें दिन होती है, यानी कि एक सोमवार को अगर अपन ने सिंचाई की तो वापस सोमवार को हम जब सिंचाई करेंगे तो इस प्रकार से 2 माह के अंदर 7 से 8 बार उसको हम पानी देना पड़ेगा गेहूं की फसल को। और जिस समय क्रांतिक अवस्था होती है उस समय तो हमको पानी देना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। अगर उस समय पानी या जल का अभाव होता है, सिंचाई जल का, तो ऐसी कंडीशन के अंदर पादप के अंदर हमें अपने आशा अनुकूल उत्पादन नहीं मिलेगा, हम पादप के जीवन चक्र को हम पूरा होते हुए नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमें ऐसे समय में, क्रांतिक अवस्थाओं के समय में हमको जल देना अति आवश्यक हो जाता है। अब हम सिंचाई जल की मात्रा के निर्धारण के बाद में हम बात करते हैं सिंचाई की विधियों के बारे में। जिस सिंचाई की विधियां जो है ये एक प्रकार की ऐसी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि सिंचाई जल को प्रदान करते हैं। उस खेत के अंदर, हमारे पास में खेत मौजूद है, अगर वो उबड़ खाबड़ जगह है या समतल भूमि है या कैसी है, तो ये हम खेत को उपयुक्त आकार का कृषि योग्य जब हम बनाते हैं भूमि की तैयारी करके, तो उस समय हम किस विधि को काम में लें और कहाँ पर ये जलवायु विशेष तरीके से हम काम में लेते हैं और फसल विशेष तरीके से काम में लेते हैं कि किस प्रकार की फसल है, फसल की जो किस्म क्या है, उसका नेचर कैसा है, किस जलवायु के अंदर वो परिपक्व हो सकती है, उसके हिसाब से हम सिंचाई की विधियों को इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास कैसा भूभाग है, वहाँ की मृदा कैसी है और कौन सी विधि वो सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो सबसे सर्वाधिक प्रचलित जो विधि है, यानी कि मोस्ट पॉपुलर जो मेथड है, यानी सर्वाधिक प्रचलित विधि है ये, और इस विधि को हम आसान विधि भी कह सकते हैं, सबसे आसान विधि भी है। और इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि हमारे खेत के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो
जुताई है 2 से 3 बार हम गहरी जुताई करते हैं, उसके बाद हम पाटा फेर देते हैं ताकि उसके अंदर से जो नमी है वो उड़ ना जाए। उस नमी को बनाए रखने के लिए, उसके वाष्पीकरण को रोकने के लिए हम पाटा फेर देते हैं। और उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि उसके अंदर चौकेबार द्रोणी यानी जो क्यारियां हैं उन क्यारियों का निर्माण हम करते हैं। और उन क्यारियों के निर्माण के लिए हम क्या करते हैं कि हम खेत का जो आकार है हमारा, उस आकार के अनुसार ही हम क्या कर सकते हैं, इसको हम तैयार कर सकते हैं। उसकी लंबाई जो है क्यारियों की, चौड़ाई हम 1 मीटर रखते हैं तो लंबाई लगभग हम 15 मीटर के आसपास रख सकते हैं। जैसा हमारा खेत का आकार है, 1 हेक्टेयर भूमि है, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं कि मध्य भाग के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर है ना जो है जल प्रवाह के लिए नाली बना देते हैं और क्यारियों को तैयार कर देते हैं। इस प्रकार से जो तैयार क्यारियां हैं, इन क्यारियों की जो लंबाई है वो सुविधानुसार होती है, खेत के आकार के अनुसार होती है। इसकी चौड़ाई हम 1 मीटर तक रखते हैं। और इन क्यारियों के अंदर पानी को प्रवाहित करने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम कट लगा देते हैं फावड़े से। और तो जो भी क्यारियां इसके अंदर बनाई जाती है उनको क्या कहते हैं, चेक बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, चेक बेसिन कहते हैं। चेक बेसिन कहा जाता है इनको। चौकेबार द्रोणी या चेक बेसिन कहते हैं। चौकेबार यानी चौकोर होती है आकार के अंदर, ये वर्गाकार भी हो सकती हैं, वर्गाकार या आयताकार। आयताकार हम इसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। और इसके अंदर हम जल निकास करने के लिए जल प्रवाहित करने के लिए हम मुख्य सिंचाई नाली के साथ साथ इन क्यारियों के अंदर छोटे छोटे कट लगाते जाते हैं और 1 बाय 1 जो है हम इसको भरते हैं। ठीक है ना। जब हम पानी इसके अंदर भरेंगे तो इसको बंद करके रखेंगे। जब पानी मुख्य सिंचाई नाली से होकर के जब यह पार्श्व सिंचाई नाली के अंदर आएगा और हम 2 भागों में बांट देंगे। जब ये क्यारियां भर जाएंगी फिर उसके बाद में हम इसको हटा देंगे। फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अवरोध लगा देंगे और ये पानी इधर उधर दोनों क्यारियों में भर जाएगा। फिर इस अवरोध को हटा देंगे और यहाँ अवरोध लगा देंगे और इस तरह से हम 1 बाय 1 क्या करते जाएंगे, संपूर्ण क्यारियों को खेत के अंदर बना देंगे। इसके चारों तरफ हम मेड़ बनाते हैं। इसके अंदर मेड़ है, निकास नाली है, निकास मार्ग जो है, मुख्य सिंचाई नाली और निकास नाली को हम बना देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारा जो हमने लाभ की दृष्टि से अगर देखें तो ये वर्गाकार या आयताकार जो चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि जो अपनाई जाती है, इसके अंतर्गत जल का क्या होता है, तो लाभ क्या अगर देखें इसके अंदर तो हम इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर जो समतल भूमि जो होती है उस समतल भूमि के ऊपर अधिक जल उपयोग की व्यवस्था होती है। ठीक है ना, जो कि अनियंत्रित आप्लवन विधि की तुलना में ये ज़्यादा फायदेमंद होती है। और दूसरा ये विधि क्या होती है, ये सस्ती विधि है, सस्ती और सरल विधि है, सस्ती विधि है। ठीक है, सस्ती विधि है। और इसके बाद में अपन देखें ये किसी भी जगह पर अपन इसको निर्मित कर सकते हैं। जहाँ पर हमारे पास में समतल भूमि है तो वर्गाकार या आयताकार हम इसके अंदर बना सकते हैं। इसमें जल का क्या हो जाता है, जल का समान वितरण हो जाता है। जल का समान वितरण किया जा सकता है, जल का समान वितरण किया जा सकता है। और हम जो है इसके अंदर पानी को भर के और जितने जो भी फसल हमारे इसके अंदर बोई जाएगी तो वहाँ पर जल जो है वो समान रूप से वितरित होने से प्रत्येक पादप को जो इसके अंदर किया जाएगा। ठीक है ना। लेकिन हम इसके जो सीमा है, लिमिटेशंस को अगर अपन देखें तो लिमिटेशन के आधार पर देखा जाए तो इसके अंदर कुछ दिक्कतें भी आती है इस विधि के अंदर, क्योंकि हमारा जो अधिकांश भूभाग है, इस अधिकांश भूभाग के अंदर जो है वो क्या हो जाता है, भूमि जो है वो भूमि का उपयोग नहीं हो पाता है, संपूर्ण भूमि का उपयोग नहीं हो पाता है। कुछ भूभाग, बड़ा भूभाग जो है वो व्यर्थ चला जाता है। ठीक है ना। इसमें हमें मजदूरों की जो संख्या है वो बढ़ानी पड़ती है और साथ ही साथ हम इसके अंदर क्या नहीं कर सकते हैं, मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ती है। और ये
जो विधि है इसके अंतर्गत इस विधि के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि जो पानी है उस पानी का सही जल निकास की व्यवस्था जो है नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जल निकास की सही व्यवस्था नहीं हो पाती है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो है जो भी उपकरण है कृषि के, कृषि उपकरण या कृषि मशीनों का जो उपयोग करने में कठिनाई महसूस होती है, ठीक है ना, कठिनाई आती है। और हम निराई गुड़ाई करते हैं तब भी दिक्कत आती है, निराई गुड़ाई में भी इसमें समस्या होती है। इसलिए इस विधि को हम लाभ की दृष्टि से देखें तो ये सर्वाधिक प्रचलित विधि जरूर है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन, हर विधि के अंदर कुछ ना कुछ उसका ड्रॉबैक होता है। और उस विधि के अंतर्गत हम अगर देखा जाए तो समतल भूमि के ऊपर हम इस विधि का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसमें क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं और क्यारियों के अंदर हम फसलों को बोया जा सकता है। और इसके बाद में हम दूसरी जो विधि है जिसे हम बॉर्डर पट्टी विधि है, उस पट्टी विधि के बारे में अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।